हेलो माय डियर, इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। ये टॉपिक क्लास 9th और क्लास 11th नीट, डिफेंस, सीडीएस और आईआईटी मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, जो मैं आपको कहूँगा। सबसे पहले आपको एक बात पता करनी है कि वर्क होता क्या है इस चैप्टर के लिए, और वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या क्या चीज़ें होती हैं। वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स होता है, और फोर्सेस दो तरह के होते हैं। एक फोर्स को आप कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, दूसरे फोर्स को आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। दोनों को हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को लेकर के कंफ्यूज हैं तो समझिए जरा। कंजर्वेटिव फोर्स आप उन फोर्सेस को कहते हैं जिन फोर्स के अप्लाई होने के बाद ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी होते हैं जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, तो ये एक सेंट्रल फोर्स जो होंगे वो सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। और जैसे कि विस्कस ड्रैगिंग फोर्स, आप मार्कर लें और पानी के अंदर डाल दें, मार्कर के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में बॉयंट फोर्स लगेगा, और एक लेयर्स के बीच से जब पानी को क्रॉस करते हुए मार्कर नीचे पहुंचेगा, तब जो पानी की लेयर्स इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगी उसे आप विस्कस ड्रैगिंग फोर्स कहेंगे, जिसकी वैल्यू 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होती है। 6 पाई ईटा आर वी, जहां इसे विस्कोसिटी कोफिशिएंट और रेडियस ऑफ मार्कर और v वेलोसिटी ऑफ मार्कर, टर्मिनल वेलोसिटी। तो आपको पता चलेगा कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी का डिस्टोर्शन होगा, और नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव वो होंगे जिनके अंदर डिस्टोर्शन नहीं होगा। अब इसके बाद मैं आपको जरा बताता हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्क होता क्या है। अगर ये एक टेबल है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर आप एक फोर्स लगाते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने फोर्स के ऊपर एक वेक्टर साइन लगाया, और इनिशियल पोजीशन ए से पार्टिकल बी पोजीशन तक पहुंच जाता है। तो आप क्या कहेंगे, यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर है, तो वर्क क्या होगा, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब आप दो वेक्टर के बीच से डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो आपको पता है कि यहां पर आप cos थीटा लगाते हैं, जहां थीटा एंगल होता है एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। अब समझिएगा एंगल कैसा। मान लीजिए आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में चलता है अगर, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेंगे और cos 0 की वैल्यू 1 होगी। ऐसी कंडीशन में वर्क की वैल्यू F इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, एंड इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क। वर्क हमेशा मैक्सिमम कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लगते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैंने फोर्स इस तरफ लगाया और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किसी थीटा एंगल पर इस तरफ हुआ, तब आपको थीटा की वैल्यू गिवन होगी जैसे कि 60 डिग्री। तब आप फॉर्मूला यूज करेंगे F इंटू एस इंटू cos 60। cos 60 आपके पास होता है 1/2, तो वर्क हाफ होगा। तो 60 डिग्री के एंगल पर वर्क हाफ हो जाएगा। जब आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और फोर्स परपेंडिकुलरली लगाते हैं आप किसी के ऊपर, तो cos 90 और cos 90 पर वर्क 0। इसके बाद अगर मैं किसी चीज पर फोर्स इस तरफ लगाता हूं और ऑब्जेक्ट इस तरफ डिस्प्लेस होता है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री माना जाएगा। 180 डिग्री एंगल पर cos 180 की वैल्यू -1 होती है, और cos 180 की वैल्यू -1 होने से वर्क की वैल्यू -FS आएगी। इट इज द मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्क। तो आपको दो कंसेप्ट अभी क्लियर करने हैं कि वर्क की वैल्यू एंगल पर डिपेंड करती है। अब आप जरा एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपना। मैंने y एक्सिस और ये x एक्सिस कंसीडर किया, ये -x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये -y एक्सिस। हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैंने मान लिया कि मैंने प्लस x एक्सिस की तरफ एक फोर्स लगाया है F वेक्टर। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इसी तरफ है तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, और वर्क मैक्सिमम होगा F इंटू एस, क्योंकि cos 0 की वैल्यू +1 होती है। जैसे जैसे आप यहां से डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल बढ़ाएंगे,
वर्क की पॉजिटिविटी घटेगी, वर्क पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ चलेगा। जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट का एंगल बढ़ाएंगे फोर्स से, वैसे वैसे पॉजिटिविटी कम होगी। मतलब अप टू डाउन इस क्वाड्रेंट में वर्क की वैल्यू घटती है, और जब यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ थीटा 90 डिग्री हो जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो जाए, तब 90 डिग्री पर वर्क जीरो हो जाएगा। यहाँ वर्क इतना पॉजिटिव था, यहाँ जीरो आया, तो पॉजिटिविटी घटी। इसके बाद जब आप दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर चलते हैं तो अप टू डाउन नेगेटिविटी बढ़ती है। नेगेटिविटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि इसके अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव, और इसके अंदर कॉस थीटा नेगेटिव होता है। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा ऑल पॉजिटिव, आप याद रखेंगे, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, tan एंड cot पॉजिटिव, cos एंड sec पॉजिटिव। तो इसके अंदर जब cos नेगेटिव है तो वर्क भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिविटी में सबसे मैक्सिमम वैल्यू cos 180 पर -1 होती है। जब -1 वैल्यू होती है तो वर्क मैक्सिमम नेगेटिव Fs के बराबर होता है, और कब बनता है, जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे नेगेटिविटी कम होगी, और यहाँ पर जाकर के जब 270 डिग्री का एंगल आएगा तब फिर से जीरो वर्क हो जाएगा। जैसे जैसे इसमें एंगल 360 की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर फिर दोबारा कॉस पॉजिटिव है। जब कॉस पॉजिटिव है तो वर्क दोबारा से पॉजिटिव होगा और पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का एक ताल्लुकात पढ़ना है वर्क के साथ इस पूरे चैप्टर के अंदर। अगर आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सकता है तो देखो मेरे पास कुछ ऐसा इतना ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल का, तो आप लोग ही अगर वीडियो को समझेंगे और वीडियो से कुछ सीखेंगे तो आप ही इसका प्रमोशन कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ समझिएगा बहुत ध्यान से, फोर्स के जितने भी क्वेश्चन मेडिकल में आते हैं या फोर्स के एनडीए वगैरह में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वर्क निकालने के लिए, वो सभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर डिपेंड होते हैं। ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन बहुत देखे गए हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, उसका xi प्लस yj प्लस z के पोजीशन वेक्टर था, या फिर x1 y1 z1 था, और यहाँ से फोर्स लगने पर वो यहाँ पहुँच गया जहाँ उसके पोजीशन वेक्टर बदल गया और क्या हो गया, x2i y2j प्लस z2k। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लिया इसके ऊपर एक फोर्स लगा था जो किसके बराबर था, Fxi प्लस Fyj प्लस Fzk। बस आपको न्यूमेरिकल वैल्यू वहाँ रखनी है। मैं इस तरीके से फॉर्मूला बनाऊंगा ताकि आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दें और आपके पास आंसर आ जाए। तो वर्क का फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल वेक्टर में से आप इनिशियल वेक्टर को घटा दीजिए। तो x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने मान लिया x2 से x1 को घटा करके x आया, y2 से y1 को घटा करके y आया, और z2 में से z को घटा के z आया, z1 को घटा। तो अब आपके पास r वेक्टर की वैल्यू xi प्लस yj प्लस zk बनेगी। अब आप वर्क कैलकुलेट करेंगे, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे मैंने आपको पहले सिखाया था। फोर्स के साथ जो फोर्स का आई कंपोनेंट है उसकी प्रोडक्ट आप डिस्प्लेसमेंट के आई कंपोनेंट के साथ करेंगे और लिखेंगे एक्स एफ एक्स, फिर प्लस 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 वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड। ये आपके पास आंसर। बस आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज उसमें पुट करनी होगी। इसके बाद समझिए, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क की SI यूनिट जूल होती है, और इसकी जो CGS यूनिट होती है वो अर्ग होती है। जो 1 जूल की वैल्यू होती है वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होती है।
आप अगर प्रदीप बुक से पढ़ते हैं तो प्रदीप बुक की 4th यूनिट में एक वैल्यू गलत लिखी गई है। उसमें कहा गया है कि 1 जूल 4.18 कैलोरी के बराबर होती है। ये गलत बात है, बल्कि 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है। तो प्रदीप बुक को मैं रेकमेंड नहीं करता। वैसे अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं। ऐसी कई मिस्टेक मैंने उसमें देखी है, एसएल अरोड़ा में भी। तो डीसी पांडे सबसे बढ़िया बुक होती है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डीसी पांडे को यूज करें। इसके बाद आप एक चीज समझिएगा, वर्क एक एनर्जी की फॉर्म है। तो अगर कभी भी आपको एनर्जी निकालनी होती है तो आप वर्क निकाल लीजिएगा। आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आपको ऑब्जेक्ट को भेजना है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा या एनर्जी कितनी लगेगी, तो आप एनर्जी निकालने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके पास एनर्जी आ जाएगी। दूसरी बात समझिएगा जरा, एनर्जी वर्क के बराबर बताया मैंने आपको, क्योंकि एबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी एनर्जी। तो एनर्जी की ऐसा यूनिट भी जूल होगी क्योंकि वर्क की है, और एनर्जी की सीजीएस यूनिट भी अर्ग होगी क्योंकि एनर्जी एक वर्क ही है। एनर्जी मेनली दो हिस्सों में टूटी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप 12mv² लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी का mgh लेते हैं। ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है जो अर्थ से किसी हाइट पर किसी बॉडी की पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर किसी बॉडी की मोशन के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़नी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेलोसिटी के कारण होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी के कारण बॉडी के अंदर वेलोसिटी आती है, और काइनेटिक एनर्जी बॉडी के अंदर वेलोसिटी के कारण ही होती है। इसके बाद हमेशा दोनों का सम टोटल एनर्जी के बराबर होता है। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव रहती है। ये दोनों बढ़ और घट सकती हैं। अगर ये बढ़ती है तो ये घटेगी, और ये बढ़ती है तो ये घटेगी। जैसे कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो पोटेंशियल को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में काइनेटिक एनर्जी घटती है क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन जैसे फोर्स लगते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में विस्कस जैसे फोर्स। तो काइनेटिक एनर्जी घटती है तो पोटेंशियल बढ़ती है, तब जाकर के टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अब ये बेसिक लेक्चर था। इसके बाद मैं आपको कंपटीशन का लेक्चर वीडियो नेक्स्ट टर्न पे सेंड करूंगा। दैट्स ऑल फॉर